नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के साथ। जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी समितियों का गठन करेगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। रुपए, डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। कोलकाता के जोका स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान किए जाने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी। और सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल से 3 सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी मिलने की। दरअसल खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात, जैविक उत्पाद और बीजों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी संस्थाएं गठित करने की योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात समिति, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी समिति और राष्ट्र स्तरीय बहुराज्य बीज सहकारिता समिति की स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियों अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी निर्यात सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सहकारी समितियां सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी और ग्रामीण विकास और किसानों की आय को बढ़ावा देगी। 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है और इस निर्णय के द्वारा setting up a national cooperative export society, setting up a national level cooperative society for organic products, setting up a national level multi-state seed cooperative society की स्थापना की गई है। देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी। एस.के. मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला है खेती और किसानी की दृष्टि से, जो सहकारिता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला, 3 समितियां बनाने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। अगर बात मैं खेती किसानी की कर रहा हूं तो क्यों ये इतना महत्वपूर्ण फैसला 3 सहकारी समिति बनाने का हो जाता है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मैं इसकी पृष्ठभूमि जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो निर्णय है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्योंकि हमारा किसान बड़ी मेहनत करता है और कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन करता है और उससे जो है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसको कई बार मूल्य नहीं मिल पाता। और भारत सरकार का एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो कमिटमेंट है कि किसानों की आय में इजाफा कैसे हो, तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो ये कोऑपरेटिव का जो माध्यम है, सहकारी समितियों का माध्यम है, उसको जो है ये चुना गया है, जिससे कि किसानों को जो है हम एक तरह से सशक्तिकरण कैसे कर सके। और जो हमारा उत्पादन हो रहा है, जैसे 314 मिलियन टन हमारे फूड ग्रेन्स का उत्पादन हो, जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। इसी तरह से बागवानी फसलों का भी उत्पादन जो है वो करीब मैं ये कहूँगा कि 341 मिलियन टन के आसपास हो रहा है। तो ये जो जितना भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसकी जो एक प्रकार से मैं कहूँगा मेहनत जो है, मेहनत से उसको जो है किसान को उसका लाभ मिले, तो वो सहकारी समितियों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए 3 मुद्दों की पहचान की गई, जिसमें ये बताया गया कि बीज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, फिर इसके बाद से ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की बात करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और साथ में बात आती है निर्यात की। तो उसकी तीनों को अगर मैं ये मैं तीनों विषयों को समझना चाहूंगा, क्योंकि सीधे सीधे किसानों से खेती से जुड़े विषय हैं। निर्यात का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैविक उत्पाद का भी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और बीजों की दृष्टि से बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। निर्यात की दृष्टि से सहकारी समिति का बनना या इसकी पहल की जाना क्यों महत्वपूर्ण है?
वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरह से किसान उत्पादन कर रहा है, तो किसान को कई बार ये समझ नहीं रहती है कि अगर मुझे निर्यात करना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापदंड क्या है और किस तरह की ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको मैं आगे ले जा सकता हूं, और उसको सहकारिता के माध्यम से उनको सशक्त किया गया है, जिसमें कि एक तरह से प्रयास किया गया है। और ये जो समिति का, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुराज्य समितियां 3 बनेंगी, तो एक बहुराज्य समिति जो वो निर्यात पर बढ़ेगी, जिसमें कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के माध्यम से किया जाएगा। तो उसमें एक तो जो उत्पाद है उनका पहचान करना जी, उसके बाद से उसको जो अच्छी पद्धतियां हैं उनको उत्पादन करने की वो उनको समझाना, और उस कोऑपरेटिव के माध्यम से जो, क्योंकि वो मेंबर होंगे उसमें, तो कोऑपरेटिव के माध्यम से उनको ये बताना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्टैंडर्ड है, मापदंड है, उन मापदंड के अनुसार हम लोगों को उत्पादन करना है और उत्पादन की जो अच्छी पद्धतियां हैं उनको अपनाना है। और उसके लिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री साथ में जुड़ी हुई हैं। अगर आप जैसे एपीडा की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साथ में आती है, और जब कृषि के उत्पाद हैं तो कृषि मंत्रालय इसमें आता है निकल करके, फूड प्रोसेसिंग है, तो इन सबका जो है एक तरह से उसको सहयोग मिलेगा। और निर्यात के जितने भी मैं ये कहूँगा कि विश्व स्तर पर जो हमारे जितने अलग अलग उत्पाद हैं उनके बारे में उसको जानकारी मिलेगी। जैसे अभी हम बात करें तो चाहे अंगूर की बात करें, चाहे हम केले की बात करें, चाहे हम जो है अभी चावल की भी बात करते हैं, हमारा बासमती चावल है, इसके साथ साथ गेहूं का भी जैसे कितना ही हमारा जो है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी मैं ये कहूँगा फसलें हैं, जैसे मसाले हैं, सुगंधीय पौधे हैं, तो उसमें किसानों को जानकारी मिलेगी कि निर्यात के लिए इन फसलों को उगाएं, और इन फसलों को उगा करके जो एग्रीगेशन कि मतलब वो निर्यात के लिए करना है तो उसको कहाँ उसका एग्रीगेशन होगा, उसके बाद से उसके जो मापदंड फिक्स किए जाएंगे उसकी जानकारी, और जो हमारे बाजार हैं उन बाजार के बारे में जानकारी दी जाएगी, और भारत सरकार उसमें सहायता प्रदान करेगी कि आप कहां पर किस मार्केट के का चुनाव करके और किस कमोडिटी का चुनाव करके उसका उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि उसको उसके जो प्रयास है उसको अधिक मूल्य मिलेगा। अब जैसे मैं बात करूंगा, एक छोटा सा उदाहरण है गेहूं की, जैसे बात है तो गेहूं जो पहले करीब करीब 2 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी पीछे क्राइसिस का फायदा लेते हुए यूक्रेन और उसकी बात आई रशिया की, तो उसका फायदा हम लोगों को मिला, और 8 मिलियन टन तक का जो है मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने गेहूं जो है दूसरे देशों को भेजा। तो इसी प्रकार से अब किसानों के मध्य में भी एक इंटरेस्ट जागा है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करेगी। जाहिर तौर पे मल्होत्रा जी, किसान जो उत्पाद करता है, जो पैदावार करता है, उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अच्छा बाजार मिले ताकि उसकी आर्थिक आय बेहतर हो, उसकी दृष्टि से जो निर्यात के क्षेत्र में सहकारी समिति है, मैं समझता हूं जैसा आप बता रहे हैं, एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रमाणीकरण भी आता है उसमें। बिल्कुल, उसमें बहुत से पहलू उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक मुद्दा और महत्वपूर्ण है, वो है जैविक उत्पाद का, क्योंकि जैविक उत्पाद की दृष्टि से जिस तरह बाजार में डिमांड हो रही है, लोग चाहते हैं जैविक उत्पाद को, और जिस तरह से खेती में जैविक उत्पाद का वो चलन बढ़ा है तेजी के साथ, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जैविक खेती का मैं ये कहूँगा कि हमारा देश उभर करके सामने आ रहा है, और किसानों ने इसको अपनाया है, और भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसने कुछ योजनाएं भी चालू की हैं, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना है, उसके अंतर्गत जो है ऑर्गेनिक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और करीब करीब मैं ये कहूँगा कि पूरे विश्व में करीब 11 लाख हमारे जो किसान हैं जो वो इससे जुड़े हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे जैविक खेती से, और हम प्रथम नंबर पर आते हैं पूरे विश्व में जैविक खेती की बात होती है। तो किसानों को जो है पूर्ण रूप से लाभ मिले, और इसमें जैसे कि जैविक उत्पाद है, इसमें एक तकनीक की जरूरत पड़ती है, जैविक पद्धतियों को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो भारत सरकार के जो प्रयास प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के माध्यम से है, परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से है, उनका जो है लाभ मिले, और वो जो उत्पाद उन्होंने बनाए हैं उनका ब्रांडिंग, लेबलिंग वो कैसे होगा। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो मैंने ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो बहुराज्य समिति जो केवल जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाने का प्रावधान रखा गया है, वो एक तरह का मैं ये कहूँगा कि मील का पत्थर साबित होगा, और किसानों के लिए जो किसानों की मेहनत है, किसानों ने जिस तरह के ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा किए हैं और कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, और एक मार्केट मिलेगी, उसको एक तरह की गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि इसमें एक सर्टिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है
कि प्रमाणीकरण कैसे होगा कि वो वास्तविक रूप में जैविक है। तो वो उस तरह का जो प्रमाणीकरण है उसका लाभ जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ये बहुराज्यीय समिति बनी है उसके माध्यम से उसको लाभ मिलेगा। कई बार किसान उत्पादन करता है लेकिन उसको उसकी पूरी जानकारी ना होने की वजह से उस जो है वो पिछड़ जाता है कई बार। तो ये अलग अलग पहलुओं पर जो है अलग अलग उस पहलुओं पर उसको जानकारी दी जाएगी, तकनीक पर बताया जाएगा, उससे संबंधित जितने भी इनपुट्स हैं आदान वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसको उपलब्ध होंगे, जिससे कि आसानी हो जाएगी और उसका जो मार्केटिंग का चैनल है वो खुल जाएगा और विश्व का बाजार भी खुलेगा इसके माध्यम से उसको जो एक प्रकार की सपोर्ट मिलेगी। जी, अब बात आती है बीजों की। बीजों की दृष्टि से जो सहकारी समिति गठित करने की बात है, जो संस्थाएं बनाने की बात है, वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? बीज का आप ये जान लें कि हमारा एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, आदान है खेती में। जी। अगर बीज अच्छा है तो निश्चित रूप से उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और अक्सर ये बात कही जाती है कि अच्छे बीज किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि अनुसंधान के माध्यम से बहुत सारी नई नई किस्में बनी हैं, उन किस्मों का जो है बीज का उत्पादन हुआ है और वो बीज जो है अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक कैसे पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि जो ये पहल भारत सरकार ने की है ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें जो बहुराज्यीय समिति बनाई गई है वो केवल बीजों के लिए बनाई गई है, क्योंकि बीज को जो पैदा करना एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि उसका एक पद्धति है और अलग अलग उसके लेवल है, उससे निकल के जाना पड़ता है। जैसे पहले ब्रीडर सीड बनता है, फाउंडेशन सीड बनता है, उसके बाद से प्रमाणीकृत बीज भी बनता है। तो जो प्रमाणीकृत बीज है वो किसानों तक पहुंचता है। तो ये समिति अपने आप में एक अनूठा ये काम करेगी, सहयोग करेगी कि वो जो प्रमाणीकृत बीज है वो अधिक से अधिक मात्रा में किसानों तक कैसे पहुंचे। तो इसमें दो बातें और उस पर जो है मैं ये कहूँगा कि उनको उसके ऊपर दबाव डालकर कहा गया है, जैसे कि सीड रिप्लेसमेंट रेशो, कि बीज का जो सीड रिप्लेसमेंट रेशो को कैसे बढ़ाएं जिससे कि किसान नया बीज हर बार यूज करे तो उसका जो रेशो है वो बढ़ने की जरूरत है। वैराइटल रिप्लेसमेंट, क्योंकि कई किसान अभी भी जो है पुरानी किस्में कई जगह यूज करते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट कैसे हो। तो ये जो बहुराज्य समिति विशेष तौर पर जो बीजों के लिए बनी है वो उस पर जो है बड़ी कारगर सिद्ध होगी और किसानों तक हर कोने तक जो गुणवत्ता का बीज है वो पैदा होगा। क्योंकि बीज पैदा करना भी मैं एक तरह से ये समझता हूँ कि ये व्यवसाय है और उसमें बहुत सारे किसान जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होंगे वो बीज उत्पादन भी करेंगे, बीज का उपभोक्ता भी हैं, तो वो एक तरह से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, अधिक जो है उनको लाभ मिलेगा उनके प्रयास का। और जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसकी उसको गाइडेंस मिलेगी और जो ब्रांडिंग है वो जैसे अभी देखा आपने कि वन प्रोडक्ट वन लेबल, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आगे के प्रयास उसमें शामिल है। और वो जब एक ब्रांड बनेगा, किसान का अपना ब्रांड होगा जो कोऑपरेटिव के माध्यम से बनेगा, उसका जो एक इमेज है वो दृश्य सामने निकल करके सामने आएगा और उसका लाभ मिलेगा। मल्होत्रा जी, अगर बहुराज्यीय सहकारी समितियों की बात हो रही है, जैसा कि नाम से है बहुराज्यीय सहकारी समितियां, पहला सवाल तो मेरा ये है कि सहकारी समिति की जब हम बात करते हैं तो खास तौर से अगर महाराष्ट्र की बात की जाए या कुछ और राज्यों की बात की जाए जहां पर सहकारिता के क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हुए हैं, काफ़ी अच्छे परिणाम भी सामने उभर के आए हैं। खेती किसानी की दृष्टि से सहकारिता एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन बहुराज्यीय सहकारी समितियों का संदेश, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो खासतौर से सहकारी समितियों की जो भूमिका होनी चाहिए शायद उतनी प्रभावी ढंग से खेती के क्षेत्र में देखने को कम मिलती है या नहीं मिलती है। क्या इस पहलू पे आपका क्या कहना है? आप कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, क्योंकि जो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे अच्छा मॉडल जो निकल करके सामने आया था वो अमूल का मॉडल था। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो हर जगह उस मॉडल के बारे में चर्चा की जाती है, तो उसकी जो एक तरह से सफलता को मैं देखता हूँ कि सफलता जब उसकी निकल करके सामने आई, उसी तरह के मॉडल को कृषि के उत्पादों में भी कैसे हम लोग अपनाएं, उस पर जो है ये तीनों जो हमारे मैं ये कहूँगा कि जो बहुराज्यीय समितियों का गठन है वो अपने आप में काम आएगा। तो जैसे कि नाम से ही उससे पता लग रहा है कि बहुराज्य, क्योंकि सब जितने भी ये समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ राज्य स्तर पर होती हैं, कुछ क्षेत्र स्तर पर होती हैं
और कुछ जो है मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट भी होती हैं, और फिर एफपीओ भी इसमें आ जाता है, मैं एफपीओ को भी इसी श्रेणी में रखूँगा। तो सभी रीजन को और सभी तरह की जितने भी समितियाँ उनको शामिल करने के लिए तो ये बहुराज्य समिति बनाई गई, जो एक तरह से वृहद है, जो अपने आप में किसानों को बड़े स्तर पर जो है लाभ पहुंचाएगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का महत्व देखते हुए भारत सरकार ने इस पर अलग से एक मिनिस्ट्री भी बनाई है, और उस मिनिस्ट्री के माध्यम से ही ये सभी कार्य अब हो रहे हैं। और सहकारिता मंत्रालय इसमें अभूतपूर्व काम कर रहा है, और जो अभी घोषणा कल हुई है, और उस घोषणा से मैं ये कहूँगा कि एक परिवर्तन आएगा और सीधा किसानों की आमदनी में जो है लाभ आएगा, पहुंचेगा, क्योंकि वो प्रयास तो बहुत करते हैं किसान, और हमारी भारत सरकार की योजनाएं भी बहुत है जिनको अपना रहे हैं किसान, और हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, उत्पादकता भी बढ़ रही है। लेकिन उसकी आमदनी कैसे बढ़े, इस बात से बिल्कुल जाहिर होता है कि भारत सरकार चिंतित है कि मेरे किसान की आमदनी कैसे बढ़े, और इनके माध्यम से निश्चित रूप से उनकी आमदनी में इजाफा भी होगा। बिल्कुल, मैं इसी पे आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सरकार का जोर, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोर इस बात पे रहा है जब से 14 से लेकर अगर अब तक हम देखें कि देश का खेती कैसे बेहतर हो, किसान आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, देश में पैदावार कैसे बढ़े। इन 3 मुद्दों पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का, केंद्र सरकार का खासा जोर रहा है। हर बार के बजट में भी हम देखते हैं खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तमाम फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए हैं किसानों और खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए या इस तरह के नीतिगत फैसले हों कि देश में कैसे सहकारी समितियों का गठन किया जाए। अगर पिछले कुछ सालों की मैं बात करूं तो जो बात थी किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो, देश में पैदावार कैसे बढ़े, इसमें क्या बदलाव आया है? निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि काफ़ी बदलाव आया है। अगर मैं पुराने आंकड़े उठा करके देखूं तो और आपके समक्ष रखूं तो 2013-14 को हम लोग बेस ईयर मानते हैं। उस टाइम जो है हमारा उत्पादन कुल 270 मिलियन टन के आसपास था। आज हमारा उत्पादन बढ़ करके 314 मिलियन टन हुआ है। मतलब ये हुआ कि आप करीब करीब 40 मिलियन टन अधिक उत्पादन किया है हमने, तो जिससे कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित हुई है। इसी तरह से बागवानी फसलों में भी यही रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हुई है। इरिगेशन का, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो एक तरह से कार्यान्वयन किया गया, उसके माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दिया गया, तो जिससे क्या हुआ कि हमारा, मैं ये कहूँगा कि जो खेती के अंतर्गत क्षेत्र है उसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी बढ़ी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ी, क्योंकि वो प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक फसलें लेने लगा, क्योंकि हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होकर के आई। इसी तरह से जो उसका एक तरह का जो रिस्क है किसान का, चाहे वो रिस्क आप बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से है या मौसम में अचानक बदलाव की वजह से आ जाता है, चाहे अधिक आंधी तूफान, ओले और सूखा पड़ने की वजह से, तो उसके लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई गई वो एक प्रकार का हेल्प है। और साथ में जो इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रधानमंत्री इस पर जो बीमा योजना है, कृषि बीमा योजना, वो भी चलाई गई। उससे किसानों का रिस्क कवर हुआ और किसानों को एक तरह का हौसला बढ़ा कि वो और आगे आए, हमारा उत्पादन और अधिक बढ़ा, जिससे कि हमारी फूड बास्केट आज बढ़ करके इतनी हुई है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो ये सभी उन्हीं बातों का परिणाम है जो भारत सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और जिनको किसानों ने अपनाया है, और उसी का परिणाम निकल करके हमारे सामने आया। जाहिर तौर पे सरकार का मोटे तौर पे यही लक्ष्य रहता है कि देश में पैदावार बढ़े और किसान को बेहतर बाजार मिले, अच्छी मंडियां मिलें, उसके लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। साथ साथ किसान की आमदनी बढ़े, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर भी सरकार ने किसान को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश की। और जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रख के अब जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसके भी सुखद परिणाम करने की उम्मीद की जा सकती है कि देश में जब नीतिगत बदलाव होता है तो देश की खेती किसानी को ही लाभ होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जरूर मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि सहकारी समिति की जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो जैसा आपने कहा और जिस प्रकार के परिणाम भी देखने हैं कि डेयरी क्षेत्र में तो जो हम देखते हैं सहकारी एक बड़ा सफल प्रयोग रहा है, लेकिन खेती के क्षेत्र में अगर बात की जाऊं तो ऐसा कोई उदाहरण जिसका आप उल्लेख कर सकें? अब आप अगर उसका स्लोगन पढ़े तो दो बातें उसमें जो है उनको हाईलाइट किया गया है। पहला ये कहा गया है पैक्स टू अपेक्स,
दूसरा शब्द कहा गया है सहकार से समृद्धि। जी। तो ये दोनों मुद्दों को मैं कृषि से जोड़ करके बताने की कोशिश करूंगा कि जब हमारा सहकार दूध उद्योग के लिए आगे एक तरह का सक्सेसफुल एग्जाम्पल, सक्सेस स्टोरी बन करके सामने आया है, तो कृषि की फसलों के लिए, कृषि के जो हमारी कमोडिटीज़ हैं उनके लिए भी जो है सहकारिता के माध्यम से एक तरह से मैं ये कहूँगा कि क्रांति लाने की ज़रूरत है। और ये अवश्य जो है ये क्रांति इन फसलों की भी आएगी, क्योंकि इन फसलों के संबंधित चाहे वो फूड ग्रेन्स हैं, पल्सेस की बात करें, मतलब मेरा कहने का मतलब है हमारे खाद्यान्न हैं, हमारी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं, चाहे मसाले हैं, सुगंधीय पौधे हैं, इस प्रकार की बहुत सारी फसलें हैं जिनको जो है हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है। और ये सहकारिता का जो एक प्रकार का मैं ये कहूँगा जो सरकार ने कल जो घोषणा की है वो अपने आप में आगे क्रांति लाएगी और किसानों को इसको पूरा लाभ मिलेगा। और जैसे दूध की क्रांति हुई है, इन फसलों की भी क्रांति एक प्रकार की और निकल करके सामने आएगी, जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा तीनों सुनिश्चित होगी। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इसी के साथ अब बात करते हैं यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए कम राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस, दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। जाहिर तौर पे डिजिटल लेन देन को सरकार ने पिछले कुछ सालों में खासा बढ़ावा दिया और इसके भी सकारात्मक परिणाम उभरकर सामने आए हैं। लिहाजा सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी खासा जोर दे रही है। तो कैबिनेट दिस वीक में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।